नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर लखनऊ में किसान महापंचायत का सोमवार को आयोजन हुआ। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे किसानों ने हिस्सा लिया। महापंचायत में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, 3 कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के अलावा और भी कई मुद्दे हैं जिनका समाधान किए जाने की जरूरत है। इस मौके पर टिकैत ने साफ कर दिया कि किसान अभी आंदोलन स्थगित करने के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरा देश प्राइवेट मंडी बनने जा रहा है। संघर्ष रोकने का प्रस्ताव हमने ठुकरा दिया है। यह आंदोलन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व के मौके पर पिछले शुक्रवार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी। इस घोषणा से काफी पहले किसान महापंचायत आयोजित करने का ऐलान हो चुका था। ऐसे में प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद भी किसानों ने लखनऊ में अपनी महापंचायत आयोजित की और अपनी 6 सूत्रीय मांगों पर जोर दिया। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इस अवसर पर कहा कि ऐसा लगता है कि कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की घोषणा के बाद सरकार किसानों से बात नहीं करना चाहती है। सरकार को ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि उसने कानूनों को निरस्त कर दिया है और वह हमसे बात करना नहीं चाहती है। हम अपने घरों को लौटना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि सिंघू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार के साथ 12 दौर की बातचीत हो चुकी है। अब तक हमारे 750 किसान आंदोलन में शहीद हो गए हैं। कृषि कानूनों की वापसी के बाद टिकैत ने मोर्चे की 6 सूत्रीय मांगों को दोहराया। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने के साथ ही लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग महापंचायत में भी उठी। हमको करीब 12 महीने का टाइम लगा कुछ लोगों को अपनी बात समझाने में कि जो ये कानून आप लेकर आए हैं, इस कानून से देश के किसान, गरीब, दुकानदार, उनको नुकसान होगा। उनकी भाषा जब सर्वे करे तो उनकी जो समझ है वो 1 साल बाद में समझे कि इन कानूनों से नुकसान है। वे कानून उन्होंने वापसी लेने की घोषणा की, लेकिन कटाफ के साथ में, जैसे कोई लड़ाई करके और फिर भागता है, गाली देता है या भागता जाता है कि आइए देखूंगा, आइए देखूंगा। गौरतलब है कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने रविवार को एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक खुला पत्र लिखा था और कहा था कि जब तक सरकार उनकी 6 मांगों पर बातचीत बहाल नहीं करती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। नरमी का कोई संकेत न दिखाते हुए किसान संगठनों ने घोषणा की थी कि वे एमएसपी की गारंटी देने संबंधी कानून के लिए बदलाव बनाने के लिए लखनऊ में महापंचायत के साथ ही अपने निर्धारित विरोध प्रदर्शन पर अडिग है। उधर सरकारी सूत्रों ने कहा कि 3 कृषि कानूनों को रद्द करने से संबंधित विधेयकों को मंजूरी दिए जाने पर बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विचार किए जाने की संभावना है ताकि उन्हें संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सके। संयुक्त मोर्चा ने जिन 6 मांगों को रखा उनमें उत्पादन की व्यापक लागत के आधार पर एमएसपी को सभी कृषि उपज के लिए किसानों का कानूनी अधिकार बनाने, लखीमपुर खीरी घटना के संबंध में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने और उनकी गिरफ्तारी के अलावा किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने और आंदोलन के दौरान जान गंवाने वालों के लिए स्मारक का निर्माण शामिल है। इस बीच सरकार में उच्च स्तर पर एमएसपी और आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा देने के मसले पर माथापच्ची शुरू हो गई। तीनों कानूनों की पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से वापसी की घोषणा के बाद अब सरकार और बीजेपी की चिंता किसानों की नाराजगी दूर करने को लेकर है। इसके लिए किसानों की अन्य मांगों पर विचार हो रहा है। मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजे के मुद्दे पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार की उलझन बढ़ा दी है। उन्होंने शनिवार को ऐसे 700 किसानों के परिवारों को 3-3 लाख रुपए की मुआवजा की घोषणा की है, जिसके कारण अब केंद्र पर भी मुआवजा घोषित करने का दबाव बढ़ गया है। सूत्रों के मुताबिक कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद सरकार और बीजेपी की योजना किसानों को साधने के साथ साथ विपक्ष को अलग थलग करने की है।
पार्टी के स्तर पर हरियाणा और यूपी सरकारों को आंदोलन खत्म करने की दिशा में प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार को गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत देने का रास्ता तलाशने के लिए कहा गया है। कैबिनेट की बैठक और 29 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के दौरान कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाओं की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट। और लोकतंत्र में दरअसल आज बात किसानों की होगी, किसानों के आंदोलन की होगी, और जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और ये कहा कि हम तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो आंदोलन है वो खत्म नहीं हो रहा है। बात आज उसकी भी होगी कि आखिर क्या वजह है, क्या मांगे हैं, क्या है किसानों की मांगे और किन मांगों को आगे बढ़ाने और उनको समस्याओं को समाधान करने की तरफ आगे बढ़ते हुए उनकी तरफ अग्रसर हैं ये किसान, उसकी भी आज बात होगी। तफसील से बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी इस वक्त हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी यूपी के। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी हैं, स्पोक पर्सन है सपा के। राजेंद्र यादव जी इस वक्त हमारे साथ है, प्रेसिडेंट है भारतीय किसान संगठन के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा राजेंद्र यादव जी आपसे है, सर अब क्या मांगे हैं आप लोगों की? राकेश टिकैत ये कहते हैं कि किसान अभी आंदोलन को खत्म करने के मूड में नहीं है। क्या किसान जो आंदोलन पर है, आंदोलन पर रहकर क्या ज्यादा अच्छा लग रहा है क्या, जब तीनों कृषि कानून को रद्द करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही जा चुकी है, फिर भी आप लोग आंदोलन खत्म करने का नाम नहीं ले रहे हैं? अब क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, ये जो कोई मांगे जो आई हैं वो कोई नई मांगे नहीं है। जब कृषि कानून को रद्द करने की बात थी तो उसी के साथ हमारी मांग थी कि एमएसपी का कानून बने, क्योंकि कानून बनाने की मांग पहले दिन से ही हमने कह दी थी कि जो चीज आप हमें दे रहे हो वो हमारे लिए कारगर नहीं है, जो चीज हमारे लिए कारगर है उसे दे दो। ये जो कृषि कानून इन्होंने वापस लिए है, ये तो वो चीज ली है कि जो चीज इन्होंने हमें गलत दवा दे दी थी वो इन्होंने वापस ले ली, लेकिन जो हमारे लिए कारगर सिद्ध होगा वो एमएसपी पर कानून होगा, आप उसकी बात कीजिएगा। साथ साथ इस आंदोलन से जुड़े हुए जो मुख्य मुद्दे और जुड़ गए थे, वो एक लखीमपुर खीरी की घटना थी, उसमें अजय मिश्रा सैनी की बर्खास्तगी की बात बहुत लंबे समय से चलती है, उसमें बहुत ज्यादा बड़ा आंदोलन भी उसको हो चुका है। तीसरी बात है कि 750 से ज्यादा किसान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। कम से कम उन शहीद किसानों के बारे में भी एक बार सोचा जाए कि भाई उनके परिवार के किस तरीके से चलेंगे। और उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि करीब 10,000 से ज्यादा किसानों के ऊपर जो है मुकदमे दर्ज है। तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं प्रशासन फिर उन किसानों को परेशान करेगा कि भाई आइए, क्या कहते हैं, ये मुकदमे हैं, अब आप झेलो। तो ये आंदोलन दोबारा से शुरू होगा। एमएसपी पर कानूनी गारंटी और जिस तरह से आप मुआवजे की बात कर रहे हैं, शहीद का दर्जा देने की बात कर रहे हैं, उसके अलावा बताइए और क्या मांगे आपकी? नहीं, यही मुख्य मांग है, इसके अलावा ये 3 मांगे आपने गिनाई है, 3 मांगे आपने गिनाई है। सीधे रुक कर लेते हैं बीजेपी के प्रवक्ता का, कृष्ण मोहन पांडे जी। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो 3 मांगे इनकी है, राजेंद्र जी जिसका जिक्र कर रहे हैं, उन पर क्या है सरकार का स्टैंड? देखिए राजेंद्र जी हमारे भाई हैं, पूरे देश के जो भी किसान हैं, अन्नदाता हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे घर के हैं, और उनका जो भी चिंता होगी वो हमारा भारतीय जनता पार्टी की व्यक्तिगत चिंता है। में सरकार होने के कारण बस किसानों के प्रति जो भी सहयोग, सहानुभूति और किसान के लिए जो भी सहयोग, क्योंकि एक जो हम किसान लाए थे, जो हम बिल लाए थे, तो बेहतरी के लिए आए थे, उनकी आर्थिक क्षमता के लिए लाए थे, उनको उनके जीवन और स्तर अच्छा हो इसके लिए लाए थे। परंतु कुछ किसान भाइयों को ऐसे अपने कानून के बारे में बेहतर नहीं समझा सके, जिसके वजह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस कानून को वापस लिया है। हाँ, कि जो इनकी पहले से ही मांग थी कि ये तीनों कानून वापस किए जाए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानून वापस कर दिए। दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि एमएसपी पे गारंटी होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 59.12 लाख मीट्रिक टन जो है एमएसपी से इसी सत्र में गेहूं की खरीदारी हुई है। रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड खरीदारी हुई है, और जो किसान लेके अपना अनाज गया है उसको उत्तर प्रदेश में खरीदा गया है। तो एक समय कानून, और उसके लिए पूर्ण रूप से एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई गई थी। पांडे जी, एमएसपी पर क्या कानूनी गारंटी देने के लिए सरकार तैयार है? क्या किसानों को, जो मृतक किसान है, उनको शहीद का दर्जा देने के लिए तैयार है?
मैं आपकी बात पे आता हूँ। क्या मुआवजा देने के लिए उन्हीं पे बात करिए सर, उन्हीं पे बात करिए। आदरणीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि ये पहले रिपील जो 3 कानून है इसको रिपील करने के लिए इसी महीने में हम संसद सत्र में सत्र बुलाकर इसको रिपील करेंगे। उसके बाद सिविल सोसाइटी के लोग, किसान नेताओं का प्रतिनिधिमंडल, देश के कृषि अर्थशास्त्री, देश के कृषि वैज्ञानिक और केंद्र सरकार के लोग मिलकर एमएसपी पे एक कमेटी बनेगी। उस पर जो भी तय होगा उससे हम देश आगे हम बढ़ेंगे, कि सारे किसान भाई आगे बढ़ेंगे और देश आगे बढ़ेगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जो एक एफआईआर हुआ है, एफआईआर समाप्त होनी चाहिए। बिल्कुल लाजमी है। जब वो कानून समाप्त हो गया तो उसके विरोध में जिन आने वाले जितने लोगों को एफआईआर भी वापस होनी चाहिए और सरकार इससे आगे बढ़ रही है। ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, क्या विपक्ष भी नहीं चाहता है सर कि ये पूरा मसला शांत हो? ऐसा है क्या? जी बिल्कुल। देखिए मैं अरविंद जी का रुक जी। मियाँ जी, बड़ी अच्छी बात लगी कि आज हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं तो उन्होंने किसानों को अपना दोस्त, अपना भाई, अपना हमदर्द, अन्नदाता कहा। वरना इससे पहले तो ये तो खालिस्तानी, देशद्रोही, गुंडे, मवाली, मारपीट करने वाले और पता नहीं किन किन उपाधियों से इन्हें नवाजा गया। एक बात बताइए, जो किसान हमारे जो हैं, जो मांग रहे हैं, उनमें क्या दिक्कत है? एक बात इन्होंने कहा कि इतने लाख मेट्रिक टन की खरीद हुई है। बिल्कुल हुई है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप जाके खरीद केंद्रों की असलियत देख लीजिए तो जो मिनिमम सपोर्टिव प्राइस लिखा गया है उससे 200, 300, कहीं से 500, 700 रुपए कम में उनका माल बिका है। अरविंद जी, ये बताइए कि आज किसानों की ये हालत है क्या? पिछले 75 सालों से किसान क्या अच्छे हालात में जी रहे थे क्या? मैं बिल्कुल सही बात, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि किसान पिछले 75 सालों से उसके लिए कुछ नहीं हुआ। क्या दिक्कत है हम एमएसपी के लिए कानून बना दें? उनका नहीं तो जब आप सरकार में थे तो बनवा देते, तब तो नहीं बनवाया आपने। देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हम लोग यही प्रयास करेंगे। देखिए जो समाजवादी पार्टी का जो है जो मुख्य स्टैंड है किसानों के लिए, वो मैं आपको आज क्लियर कर दूं। हमारा प्रयास होगा कि इनकी जो समस्या है वो इनकी मेड़ बैठ सुल जाए, इनके खेत बैठ सुल जाए। कैसे सुल जा सकते वो मैं बताता हूँ। पहली चीज जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या होती है वो जमीनों का जो पैमाइश होती है, उसमें बेचारे ये लेखपालों द्वारा इनका दोहन बहुत जबरदस्त होता है। सब कचहरियों द्वारा इनका दोहन होता है। पहले तो लेखपाल की व्यवस्था को कंप्यूटराइज करने की सब कर देते ना आप। राज्य में आपकी सरकार रही है और ये राज्य का मुद्दा है। बिल्कुल, हम लोगों ने, आप देखिए अखिलेश जी ने जो है कंप्यूटराइजेशन जो है, जो खतरा और खतौनी का कंप्यूटराइजेशन की शुरुआत माननीय अखिलेश जी के समय में ही शुरू हुई थी। उन्होंने इसे कंप्यूटराइजेशन करने का शुरुआत कर दी थी, लेकिन उसके बाद इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, जो भी कृषि को आधुनिकरण की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे किसानों में आज भी पुरानी पद्धतियों से खेती करने की वजह से उन्हें अभी भी वो फायदा नहीं मिल पा रहा। तीसरी जो सबसे चीज और बहुत ही गंभीर विषय है, हमारे यहाँ यूरिया, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के उपयोग से हमारी जमीनों की उर्वरक क्षमता बहुत कम हो गई है। कुछ कृषि वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि आने वाले समय में हमारी जमीनें बंजर हो जाएंगी। तो हमें जीरो बजट खेती, प्राकृतिक खेती की तरफ अपने किसानों को मोटिवेट करना और उन्हें कराने की जरूरत है। अब आ जाते हैं इस वाले जो अभी 3 दिन वापस हुए। सबसे बड़ी समस्या ये है, हम विश्वास करें तो करें कैसे? आपने 2017 में इस बात उसमें कहा था कि भाई हम आपकी इनकम दुगनी करेंगे, आप हमें वोट दीजिए। हमने वोट दिया, आपने लागत दुगनी करेंगे। किसानी में आज लागत दुगनी आती, इनकम दुगनी तो बात छोड़ दीजिए। आपने कहा कि हम जो है किसानों को गन्ना का भुगतान जो है वो 14 दिन के अंदर कर देंगे, नहीं तो हम उसमें आपको ब्याज सहित उसका आपका पैसे का पेमेंट करें। ठीक है, नहीं हुआ। ठीक है, राजेंद्र जी का रुख करते हैं, फिर मैं लौटती हूँ आपके पास। सर राजेंद्र यादव जी, क्या विपक्ष बरकरार है क्या? इस वजह से ये जो आंदोलन है वो किसान खत्म करने के मूड में नहीं है? विपक्ष क्या आग में घी का काम कर रहा है क्या? इसलिए जो राकेश टिकैत कहते हैं कि आंदोलन अभी नहीं खत्म करेंगे हम। क्या विधानसभा चुनाव के का इंतजार किया जा रहा है? क्या आप लोगों को ये लगने लगा है कि अभी जो वक्त है वो ऐसा वक्त है कि जो भी हम मांग उठाएंगे वो पूरी हो जाएगी? राजेंद्र यादव जी।
जी, मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर एक तो विपक्ष अगर ये बरगलाने का कोई काम कर रहा है तो बरगला किसको रहा है अभी तक ये समझ में नहीं आया। क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे का जो आंदोलन है ये बिल्कुल अपने आप में बिल्कुल स्वच्छ तरीके से चल रहा है, बहुत ही साफ मंशा के साथ चल रहा है और राजनीतिक पार्टियों से बहुत ही हम लोगों ने दूरी बना रखी है। दूसरी बात आती है कि जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव की कोई हम बात करना नहीं चाहते, ना ही हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल चुनाव के समय जाकर हम इस आंदोलन को खत्म करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से सुबह सुबह सोकर उठे सब लोग, तो उन्होंने देखा कि देश को संबोधित किया, किसानों को संबोधित किया, तो संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से सबसे पहले स्वागत किया गया था। और स्वागत करने की बात पे जो बाद की जो बात आती है वो सिर्फ कहने वाली बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से घोषणा कर रहे हैं, कम से कम एक मीटिंग कर लेते सारे किसानों के साथ। हम लोग इस बात के लिए तैयार हो गए हैं, आओ भैया बैठ कर बात कर लेते हैं। जो एक दो टॉपिक बच रहे थे, एमएसपी की बात थी, एमएसपी पे कुछ बोल देते, शहीद किसानों के बारे में बोल देते, अगर इसका टैनी के बारे में बोल देते, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले भी चाहते हैं कि आंदोलन खिंचे, लंबा खिंचता रहे और दोष जो है दोष क्या कहते हैं विपक्ष के ऊपर मत दो। तो हमारा क्या है, संयुक्त किसान मोर्चा बिल्कुल अपने निष्पक्षता से क्या कहते हैं, अपने दम पर क्या कहते हैं किसानों का अभी आपने पांडे जी को सुना ना, आपने पांडे जी को सुना, उनका कहना है कि पांडे जी को सुना, उनका कहना है कि पहले तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा, उसके बाद किसानों से बातचीत की जाएगी और उसके बाद एमएसपी पर एक कानून बनाने की कोशिश की जाएगी आपके समर्थन से, आपकी सलाह से। तो क्या इस पर भी आप लोग राजी नहीं है? मेरी बात सुनिए, कल भी हम लोगों ने जो संयुक्त किसान मोर्चे की एक मीटिंग हुई है उसमें भी हमने एक खुला पत्र क्या कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए लिखा है कि हमसे इन मुद्दों पर भी आप बात कर लो अभी, क्योंकि आज हम लोग बैठे हुए हैं। सर, आप सरकार को चलाएंगे, सरकार देश को चलाएगी, कौन किसको चलाएगा बता दीजिए। नहीं, मैं आपकी सरकार कौन चलाएगा वो बात अलग है, सरकार चलाने के लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को चुन रखा है, तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। आप तो अपने हिसाब से चीजों को चलाना चाह रहे हैं ना। चाहता हूँ जो माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने 3 लेटर लिखे थे मनमोहन सिंह सरकार को कि देश के किसान के लिए एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। तो आज जब प्रधानमंत्री बन गए हैं तो एमएसपी पर कानून की बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते पांडे जी? मुख्यमंत्री रहते हुए तो लेटर लिख देते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री है और उनके हाथ में चीजें हैं तो अब क्यों नहीं करते हैं उस काम को? पांडे जी जवाब दीजिए। देखिए क्या है कि कृषि सुधारों को लेके जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री रहते हुए सहयोग और एक सकारात्मक ढंग से किसानों के लिए काम कर रहे थे, आज भी उसी तरह से काम करते हुए कृषि कानून लाए थे, परंतु उसका विरोध कुछ किसान भाइयों ने किया। और चूंकि देश का में लोकतंत्र है, एक व्यक्ति भी यदि किसी भी कानून से असहमत रहता तो उसको संतुष्ट करना लोकतंत्र की संवैधानिक जिम्मेदारी है। सर, कैसा कानून जिससे किसान ही सहमत नहीं है? वो मना कर रहे हैं कि जी हमें इस तरह का कानून नहीं चाहिए, उसको आपने वापस करने में इतना टाइम लगा दिया। नेहा जी, मैं बता दूं, आप यदि किसान पूरे देश के किसान आंदोलनों को ठीक से यदि एक बार तसरी निगाह से देखेंगी तो जो कानून भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी, यही कानून 70 वर्षों से किसान आंदोलन में मांग की जा रही थी, परंतु पता नहीं क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कुछ किसान भाइयों में जो जिन लोगों ने। सर, बार बार कुछ किसानों की आप बात करते हैं, डर आपके अंदर इतना ज्यादा था कि तुरंत आपको लगा कि अब हालात खराब हो रहे हैं, इसका विधानसभा चुनावों में खामियाजा भुगतना पड़ जाता, तुरंत वापस ले लिया गया। बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल नहीं। एक आज किसान कानून लाने के बाद हमने बिहार जीता, हमने असम जीता, कई ऐसे राज्य जहाँ पे हम चुनाव जीतते हैं। उपचुनाव में क्या हालात हुए आपके सर? देखिए, इस चुनाव से और इस किसी कानून के वापस करने का कोई संबंध नहीं है। तो अभी तो आप चुनावों की बात कर रहे थे ना। योगी है, उनके यहाँ से किसी को बेहतर करने के लिए और उनको समझाने में आदरणीय प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है कि हम असफल रहे, कुछ किसान भाइयों को तुम्हें असफल रहे, जिसकी वजह से इसको हम वापस कर रहे हैं। अन्यथा ये किसान बिल जो था पूर्व से किसानों के हित में था, लेकिन चूंकि इस देश में जितने भी विरोध कर रहे थे वो भी इस देश के नागरिक है और उनको भी संतुष्ट करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री सुबह कानून वापस होंगे करके उनको या मंत्रिमंडल को किसी को पता था कि सुबह कानून वापस होंगे, बिल को वापस करना पड़ा। दूसरी बात, हमारे सपा के मित्र ने कहा कि हमें खालिस्तानी भाजपा के नेताओं ने कहा, पाकिस्तानी कहा, एकदम बिल्कुल कहा। वो बातें पुरानी हो गई है। खालिस्तान भारतीय जनता पार्टी की सुनने की आदत पड़ गई है। इसलिए कि एक देश का जो है एकीकरण करके इसे समृद्ध बनाइए। आज यही बीजेपी कांग्रेस की राह पे चल रही है। कांग्रेस कहती थी गरीबी हटाओ,
गरीबी हटाओ और गरीबों को संपन्न बनाओ। तो उन्होंने गरीबी नहीं हटाई, बाद में धीरे धीरे वो गरीबों को ही हटाने की व्यवस्था कर दी। वही बीजेपी का ये कह रहे कि किसानों की बदहाली हटाओ, किसानों की बदहाली हटाओ, लेकिन वो किसानों की बदहाली ना हटा के किसान को हटाने की व्यवस्था करने लगे। कुछ जगह पे तो दमन भी शुरू हो गए। आप एक बात बताइए, किसी भी एक व्यक्ति जो है जिसका बेटा जो है वो एक बड़े नरसंहार में नामजद है, ऐसे व्यक्ति को केंद्रीय मंत्रिमंडल में, वो भी एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पे रखने की कैसे कोई सरकार सोच सकती है? लेकिन सब खेल वोट का है। आज आपको बताऊं, कोई एक कृषि कानून वापस नहीं होते, ना ही जब कृषि कानून बने तो तभी किसी किसान को नहीं बुलाया गया था। लाल फीताशाही की एक चरम अवस्था है इस टाइम बीजेपी। इन्होंने कहीं पर भी किसानों को नहीं बुलाया और ना इन्होंने शामिल किया। अधिकारियों के साथ, नेताओं के साथ बैठ के इन्होंने कृषि कानून बिल पास कर दिया। 750 हमारे किसानों की बलि चढ़ गई। उसके बाद इन्हें एक तुगलकी फरमान जो इन्होंने अब आज वापस लिया है। लेकिन आप बताइए उन 750 किसानों का क्या दोष था? और क्या इन लोगों ने कभी ये सोचा है कि किसानों की वास्तविक समस्या क्या है? क्या इन्होंने कभी खेती के लिए जो है कृषि के आधुनिकीकरण के लिए कभी सोचा? कभी इन्होंने सोचा कि जो किसान हमारा जो है, जिसकी पैदावार दिन पे दिन घटती चली जा रही है, तो उसकी पैदावार बढ़े कैसे, इसके बारे में इन्होंने कभी कोई प्रयास किया? तीनों प्रयास केवल ये किया कि तुम्हारी जितनी आमदनी होती है उससे हम कैसे छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को तुम्हारी आमदनी सौंप कैसे दें। केवल इतना इन्होंने सोचा। ठीक है पांडे जी, जब आपको ठीक है सर, समझ गए। आपको जब ये कानून वापस लेने ही थे तो ये 750 और ये जो आंकड़ा किसानों की तरफ से दिया जा रहा है, विपक्षी पार्टियों की तरफ से दिया जा रहा है कि जी इतने लोग काल के गाल में समा गए, इसी का इंतजार किया जा रहा था क्या? जब आपको पता था कि किसान नहीं मानेंगे, पहले ही ले लेते वापस। इस देश का किसान आंदोलित होगा, उसे हम मनाएंगे, क्योंकि ये किसान हित में बिल था। इसलिए बार बार हम किसानों को मनाने का प्रयास कर रहे थे और आज तक मनाने का प्रयास किए। परंतु इस बीच में यदि कोई दुर्घटना हुई, ऐसी कोई घटना हो जिससे यदि कोई शहीद हुआ है, तो हमारी श्रद्धांजलि और हम विनम्र हृदय से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके बावजूद भी वो हमारे भाई थे। यदि उनको आप मान रहे हैं कि वो शहीद हुए? आप शहीद का दर्जा दे रहे हैं? यदि कोई भी व्यक्ति आप शहीद का दर्जा दे रहे हैं? अभी आपने कहा कि अगर कोई शहीद हुआ है तो आप शहीद का दर्जा दे रहे हैं? बिल्कुल। यदि कोई व्यक्ति किसी आंदोलन में मारा जाता है या किसी भी तरह की दुर्घटना होती है, तो उसके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि होनी चाहिए और उसके प्रति भारतीय जनता पार्टी उसके लिए क्षोभ व्यक्त करती है। परंतु दुर्भाग्य यही है, ये कानून जो थे किसान हित में थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ मनोयोग प्रधानमंत्री जी ने भी इन मुद्दों का खेल कर। दूसरी बात मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर कार्य नहीं किए, उसके बाद भी एक एक करके बात रखिए। यही मैं बताना चाहता हूँ आपको। 70 इसी वजह से कांग्रेस की आखिर इन लोगों ने क्यों नहीं कहा कि कोई इतने किसान आंदोलन हुए हैं और किसी एक सेकंड राजेंद्र जी अभी रुक जाइए। राजेंद्र जी वेट करिए, आप राजेंद्र जी वेट करिए, पांडे जी को बात रखने दीजिए, उसके बाद मैं लौटती हूँ आपके पास। ठीक है। ये सपा और कांग्रेस के लोग मिलकर 35 वर्षों में कोई किसी सुधार बिल क्यों नहीं ला पाए? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम बहुत सर आपकी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, बहुत उम्मीदों के साथ सरकार बनाई, और जब वायदा ये किया गया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, कैसे करेंगे सर? पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और उसके साथ जो बिल लाना चाहिए था हम लेके आए, पूरे मनोयोग से लेके आए। परंतु यदि कुछ लोग इस पे असहमत थे तो उनको मनाने का प्रयास किया गया और आगे भी ये जारी रहेगा। दूसरी बात, क्यों आप ऐसे काम करते हैं कि बार बार जो कानून है वो वापस लेने पड़े? क्यों ऐसे काम किए जाते हैं सर? मुझे बताइए ना। भूमि अधिग्रहण कानून इससे पहले आपने बनाया, फिर उसका विरोध हुआ, वापस ले लिया, फिर उसके बाद अब ये कानून बना दिया, तीनों कृषि कानून, फिर इस पर विरोध हुआ, आपने वापस ले लिया, अब वापस लेने की बात कर रहे हैं। तो सर पहले ही सोच समझ के नहीं लगता सरकार को कदम उठाना चाहिए? नेहा जी आप देखेंगे, आप पूरे बार बार कह रहा हूँ कि देश के 70 वर्षों से वो आज किसान बिल आया हुआ था, किसी बिल की मांग हो रही थी,
तो यही साहब के पिताजी जो थे इसी तरह के इसी बिल की मांग करते करते उनका देहावसान हो गया और आज जब ये बिल आया तो उसका विरोध हुआ। तो देखिए इसमें मैं व्यक्तिगत तौर पर पुनः एक बार कह रहा हूँ कि ये बिल जो थी किसानों के हित में थी, उनकी समृद्धि के लिए थी, उनकी दूर करने के लिए थी, परंतु बड़े दुख के साथ एक बार पुनः कहना पड़ रहा है कि इस बिल को वापस करना पड़ा भाइयों के विरोध में, परंतु हमारे भाई बहन है उनके सहयोग ठीक है। राजेंद्र यादव जी, क्या नहीं लगता कि जब तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की बात अब सरकार की तरफ से की जा रही है या फिर प्रधानमंत्री की तरफ से की जा रही है, सर एक एक करके बात रखिए। देखिए मेरा सवाल दूसरे से, ठीक है मैं लौटूंगी आपके पास, आती हूँ सर। राजेंद्र यादव जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की बात कही है, तो क्या कुछ लचीला रुख किसानों की तरफ से नहीं दिखाना चाहिए, बड़प्पन नहीं दिखाना चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल आपसे कह रहा हूँ कि बिल्कुल नरमी का रुख जो है दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, नहीं दिखा दिया गया है और दिखा दिया है। तभी जो है प्रधानमंत्री जी की बात का तुरंत स्वागत किया गया था और आपने देखा होगा कि हमने खुशी जाहिर करी थी, चलो देर आए दुरुस्त आए, हमने वो बात भी कही थी और आपके सबक से हम लोगों ने क्या कहते हैं देश से कहा था कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग क्या कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं कि देशता है, कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री तो हमारे ही हैं, हमारे ही देश के हैं। दूसरी बात है, अगर अहम मुद्दों पर अगर चर्चा हो जाए तो इसमें कौन सी बुरी बात हो जाती है? क्या उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की बेइज्जती हो जाती या किसानों की बेइज्जती हो जाती है कि भाई किसान एक साथ बात नहीं कर पाएंगे? हम लोग तो पहले से कह रहे हैं कि बैठ कर बात कर लो, बातचीत से बहुत सारे हल जो है वो निकलेंगे। अभी आपने जिन बातों को कहा था, क्योंकि मैं राजनीतिक बात करते हैं, हम लोग राजनीतिक बात करना पसंद नहीं करते हैं, जिन मुद्दों की बात नहीं की, क्योंकि भूमि अधिग्रहण बिल जो है वो किसानों से संबंधित था, उसके बारे में आपने चर्चा कर दी। पीछे जाएंगे तो और बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी लाए थे, के बाद उसमें फिर उसे वापस ले लिया उसको। तो कहीं ना कहीं मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पता नहीं ऐसी क्या जल्दबाजी करते हैं, कोई रात को सपना आता है या कोई चीज ऐसी आती है कि भैया चलो हम लोग कर लेते हैं। जहाँ तक अविश्वासता की बात आती है, विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे हैं उसका उदाहरण देते हैं। जब इस आंदोलन की शुरुआत आई थी तो इसमें पराली वाला मुद्दा भी आया था, इसमें बिजली वाला मुद्दा भी आया था। जो तीसरी मीटिंग जो हुई थी विज्ञान भवन में, जो तीसरी मीटिंग हुई थी संयुक्त किसान मोर्चे की, उस तीसरी मीटिंग के अंदर बिजली वाला मुद्दा और पराली वाले मुद्दे की बात आई थी कि ठीक है हम लोग इसको वापस ले लेते हैं। सर उन मुद्दों को छोड़ दीजिए, जो मुद्दों का समाधान निकल चुका है उनके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। नहीं, आप 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं बताता हूँ आपको। उन पर भी कोई स्थायी जो है हल निकला नहीं है, वो जहाँ हमने छोड़े थे वो आके वही है। ना तो सदन में उनसे कोई चर्चा हुई है, ना सदन में उसके आगे कोई कार्रवाई हुई है। प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के अलावा भी कई और मुद्दे हैं जिनका समाधान की जरूरत है। इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। राजेंद्र जी, आपसे अब सवाल है, उसके बाद मैं अरविंद जी का रुख करती हूँ, काफी देर से वो भी बैठे हुए हैं। राजेंद्र जी, सवाल सीधे सीधे आपसे है कि लखनऊ में जो महापंचायत हुई, इसके अलावा भी आप लोगों ने कई कार्यक्रम आयोजित किए होंगे, प्लानिंग कर रखी होगी, लेकिन जब तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जा चुकी है, उसके बाद भी क्या मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज? जी, आपकी आवाज मिल पा रही है, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बताइए। हाँ भाई। जी राजेंद्र जी, जो आगे के जो कार्यक्रम है किसानों की तरफ से जो आयोजित किए गए हैं, संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से जो आयोजित किए गए हैं, लेकिन अब तो तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है, लेकिन क्या वो कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे? कार्यक्रम हमारे जो भी हैं वो लगातार जारी रहेंगे। वो कल हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग हुई थी, उसके तुरंत बाद हम लोगों ने आप लोगों को एक बता दिया था, प्रेस को संबोधित कर दिया था कि हमारे जो कार्यक्रम है वो जारी रहेंगे, क्योंकि जिन मुद्दों की बात हम अभी कर रहे हैं कि जो मुद्दे हमारे बचे हुए हैं, जब तक उन पर वार्ता करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे। हमारे जो भी आगामी कार्यक्रम है वो लगातार जारी रहेंगे हमारे। ठीक है अरविंद जी, हम लोगों ने एक लेटर भी लिखा है, मैं आगे की बता दूं, हम लोगों ने एक लेटर भी लिखा है माननीय प्रधानमंत्री जी को कि भाई हम लोगों से इन मुद्दों पर आप चर्चा करने के लिए जब समय देंगे हम बात करने के लिए तैयार। ठीक है अरविंद जी, अब सवाल इस बात को लेकर है सर, ये जो किसान आंदोलन है ये तो थमने का नाम नहीं ले रहा, जैसा कि विपक्षी पार्टियां चाहती भी है कि अभी नहीं थमे तो अच्छा है। विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, कितना फायदा आपको इससे होगा? देखिए नेहा जी, फायदे नुकसान की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ मसला जो है वो है हमारा देश एक कृषि प्रधान देश। इस देश में सबसे ज्यादा रोजगार जो मिलता है वो किसानों के
मुश्किल मुश्किल और दुर्भाग्य देखिए उस किसान की ही पूरे देश में सबसे ज्यादा बदहाली जो है वो उसी किसान। सर यही दुर्भाग्य है, ये विडंबना है इस देश की कि जब भी विपक्ष में पार्टी होती है वो किसानों को कृषि प्रधान देश बताती है, भारत को किसानों को हमारा अन्नदाता बताती है, लेकिन जब वो सत्ता पक्ष में आ जाती है तो वो भूल जाती है। नेहा जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, सबसे बड़ी हितैषी जो होता है उस व्यक्ति तो होता है किसानों का। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, मैं भारतीय किसान यूनियन के दोनों, चाहे वो टिकैत का धड़ा हो चाहे वो भानु ग्रुप हो, इस सबसे मैं बहुत अच्छे से जुड़ा हूँ, अभी मैं कई सालों से जुड़ा हूँ। मैं चूंकि सर्जन हूँ तो मतलब सभी लोग ऑपरेशन हमारे यहाँ कराने आते तो वो अपनी जो परेशानियां होती वो किसान बताता। मैं आपको बताऊँ जो सबसे जरूरी चीज है वो जो निचले स्तर पे हम लोग बातें जो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, निचले स्तर पे आप धरातल पे आइए। आप कुछ नहीं करिए, आप केवल जो एमएसपी आपने रखी है उसका पूरा मूल्य बस दिलवा दीजिए उसे। नहीं मिल रहा है, कहीं पर भी नहीं मिला, ये जमीनी हकीकत है। दूसरी चीज 70 साल में कितनी एमएसपी बढ़ी? क्या यही प्राइस रह गया था? क्या जो लागत जिस तरीके से बढ़ी, डीजल पेट्रोल हर चीज के जिस तरीके से दाम बढ़े, क्या गेहूं और जो अनाज है उसकी एमएसपी उस रेशियो में कहीं पर भी बढ़ी है? मैं केवल एक छोटा सा सवाल है, मैं यहाँ राजनीति नहीं कर रहा, मैं केवल जो किसानों की मूल समस्या है उसके ऊपर रोशनी डालने का एक कार्य कर रहा हूँ। क्या वो एमएसपी इतनी बड़ी है कि जो जिस अनुपात में महंगाई बढ़ी, जिस अनुपात में खर्चे और जो हेल्थ और सब सेक्टरों में जितनी महंगाई बढ़ी है, क्या उस हिसाब में आपने एमएसपी बढ़ाई? नहीं बढ़ाई। अब कमेटियों की बात आ जाएगी। देखिए हमारे यहाँ कमेटियां बनाई इसलिए जाती हैं ताकि मामले को जो है लिंगोरान करने के लिए है, निर्णय करने के लिए नहीं। अगर आपने कमेटी बना के भी जो है, क्या किसान कह रहे आपने बुला दिया होता उन्हें, दिल्ली के बॉर्डर बेचारे बैठे हुए हैं, आप अपने वहां पे संसद में बुला लेते, क्या दिक्कत थी? इन्होंने ही आपको वोट दिया है, आप उन्हें अपने संसद में बुला लेते, उनके साथ बैठ के एक कप चाय पी लेते, दो मन की बातें कर लेते, लेकिन नहीं। अहंकार इतना ज्यादा है कि आम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हूँ का एक इन्होंने मंत्र अपना लिया है और आज इनका एक अहंकार तो देखिए रावण का भी नहीं रहा। ठीक है, आप पूछ लेते, रिएक्शन ले लेते, फरमान आप करेंगे। ठीक है पांडे जी, क्या आप नहीं बुला सकते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? और ये कहते हैं, अभी राजेंद्र जी का ये कहना है कि हमें बुलाते, हमसे बात करते, हम अपनी समस्या बताते, वो अपने कहीं ना कहीं जो उन्होंने कहा कि अब वो घोषणा करते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेंगे, वो ले लिया होता, हमारी भी समस्या सुन ली होती तो समस्या का समाधान निकल जाता, ये आंदोलन खत्म हो जाता। लेकिन नहीं, उन्होंने तो सर्वे सर्वा की तरह वो आए, उन्होंने घोषणा की, अपने मन की बात बताई और चले गए। ऐसे समस्या का समाधान निकलेगा? और क्या बातचीत करने के लिए तैयार है कि प्रधानमंत्री आ गए? 12 की बात हो चुकी है। आप भी जानते हैं कि किसान भाइयों को 11 बार विज्ञान भवन से के लिए, परंतु बातें हो सकता है कि किसान भाइयों की तरफ से उनको वो संतुष्ट न हो पा रहे हो। तो प्रधानमंत्री जी अब इन लोग की ये कई मानते कि हमारी बात तभी होगी जब ये तीनों कृषि कानून वापस होंगे। आप भी टीवी के माध्यम से पूरे देश को आप देखना, पूरा देश देख रहा था कि एक ही बात थी किसान भाइयों की कि हमें एक ही बात पे चर्चा कर रही है। चलिए, अब तो तीनों कृषि कानून को वापस करने की बात आप कर चुके हैं, अब किसानों से बात होगी क्या? करेंगे प्रधानमंत्री बात? तो अब बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसान भाइयों को हम बुलाएंगे और उनसे जो भी उनके मुद्दे उस पर चर्चा करेंगे। नहीं, ये कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म होगा तभी जब प्रधानमंत्री हमसे बात करेंगे, हमारी समस्याओं को सुनेंगे, प्रधानमंत्री जी आश्वासन देंगे तब। नेहा जी आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री जी बात को कह चुके हैं कि ये तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। उसके बाद से कृषि वैज्ञानिक, कृषि अर्थशास्त्री और किसान नेताओं के साथ सरकार बैठेगी, जो आम सहमति बनेगी उससे हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, हमारे सपा के मित्र ने कहा कि सर ये तो तीनों कृषि कानूनों को बनाने से पहले भी आप लोगों ने इन तमाम लोगों को बुलाया होगा और तब भी ये सरकार के नुमाइंदे यही कह रहे थे कि जी हमने तो इन लोगों से बातचीत करने के बाद ही कानून बनाया, या फिर बंद कमरे में कानून बन गया क्या? किसी अर्थशास्त्री, इस देश के किसी वैज्ञानिक और देश से 70 वर्षों से आ रही मांग को देखते हुए कानून बनाया गया था नेहा जी, न कि एक दिन में ये कानून बना दिया गया है। तो फिर कैसे ये सोच ले किसान संयुक्त मोर्चा कि इनके हित में ही आगे कदम उठाए जाएंगे?
तो उसके लिए तो बैठने के सामने बैठे, यदि प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है और कहा भी है कि इनको आमंत्रण दिया जाएगा कि आइए बैठिए और जो हमसे चर्चा करेंगे, जो हम एक दूसरे का एक सामान्य प्रक्रिया में एक मोदी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा और जिससे आम सहमति बनेगी वो कानून लागू। क्यों राजेंद्र यादव को भरोसा नहीं हो पा रहा है? क्यों राकेश टिकैत को भरोसा नहीं हो रहा? क्यों आखिर किसान मोर्चा को भरोसा नहीं हो रहा प्रधानमंत्री की बातों पर? राजेंद्र यादव जी, नेहा जी, अब ये तो व्यक्ति विशेष की बात है कि कौन व्यक्ति संतुष्ट हो पाता है और नहीं हो पाता है, परंतु अपने प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री है और इस देश में देश के नागरिक टिकैत भी और अन्य नेता भी है, सारे लोगों को बात करनी जाएगी। पांडे जी, प्रधानमंत्री जी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, अन्यथा ये आपको भरोसा था प्रधानमंत्री जी बोलेंगे क्या सही क्या गलत है। गन्ने का समर्थन मूल्य कितना था? कितना आप मूल्य देते थे? किसानों का हित तो तब भी नहीं समझा। आज विपक्ष में बैठ के किसान की बात कर रहे हैं, तब विपक्ष में बैठ के आप कह रहे हैं कि किसानों की भलाई के लिए सरकार ने नहीं सोचा। जब आप सत्ता पक्ष में थे तब क्या किया आपने किसानों के लिए? पांडे जी लगातार जवाब मांग रहे हैं। मैं आपको बताऊं, किसानों को उस टाइम जो बिजली की व्यवस्था थी उसमें सस्ती बिजली मिलती थी। इसके साथ इन्होंने किसानों के लिए जो हाट होती थी, जो प्रदर्शनी स्थल होते थे जहां पे किसान अपनी चीजों का सेलिंग पॉइंट बढ़ा सकते थे, उन प्रदर्शनी स्थलों का कई जगह निर्माण किया गया था। इसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो कृषि के लिए जो नहरी व्यवस्था थी, जहाँ पे नहरों से पानी पहुंचने की व्यवस्था थी, जो नदियों की डीप सिंकिंग थी, उसकी व्यवस्था जो है वो माननीय अखिलेश जी ने ही शुरू करी। अब मैं आता हूँ, हमारे बीजेपी प्रवक्ता ने भी कहा कि 350 रुपए जो है वो गन्ने का मूल्य है, साहब इस टाइम 315 रुपए है और जो 2017 में ये 305 रुपए था। 17-18 में 10 रुपए बीजेपी गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट में है कि 350 रुपए, मतलब 300 रुपए तो लागत आती है गन्ने की जो पैदावार की, और 150 रुपए उसमें, मतलब 50% उसमें ऐड करके 450 रुपए का इसका MSP रखा जाना चाहिए। इनके अपने घोषणा पत्र में भी यही था कि हम गन्ने का मूल्य जो 450 रुपए रखेंगे, लेकिन मात्र इन्होंने 17-18 में 10 रुपए बढ़ाए और अब गन्ने का जो सामान्य गन्ने का रेट था वो 315 रुपए। एक चीज। अब दूसरी चीज में आता हूँ, जो भुगतान हुआ है, मैं इसमें एक चीज मैं नहीं कभी समझ पा रहा हूँ कि जैसे हमने गन्ना किसानों का भुगतान किया तो इसमें हमारा एहसान क्या है? भाई उन्होंने हमें गन्ना दिया, ये तो हमारी जिम्मेदारी, हम तो उनके कर्जदार हैं, हमने उन्हें पैसे देके उनका वो किया, पैसे देंगे उसके गन्ने के। इसमें एहसान किस बात का कि हमने किया, मतलब हम अपनी पीठ थपथपा रहे, हमने पेमेंट कर। पांडे जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से रख दीजिए बात अपनी। नेहा जी, आप डाटा उठा के देख लीजिए, सपा और बसपा सरकारों में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चीनी मिलें बंद हुई है। क्यों? क्योंकि उनको औने पौने दामों में उद्योगपतियों को बेचना था। और आज के उत्तर प्रदेश सरकार में 20 जो बंद चीनी मिल थी उनको खोला गया और 4 वर्तमान में जो रसलान चीनी मिल बलिया की है, शाहजहांपुर की है, गोरखपुर की है, 4 मिलों को अतिरिक्त धन देकर और उनको चालू किया गया, क्योंकि हमें किसानों को सुने हैं, किसानों का दर्द हमें पता है। ये उत्तर प्रदेश वो नहीं उत्तर प्रदेश है जो दंगे के थे और जो थाने पर थाने पर एक जाति विशेष के लोग, एक पार्टी विशेष के लोग और जिले पर एक जाति विशेष के लोग जो कब्जा करते थे, ये कब्जा वाला उत्तर प्रदेश नहीं रहा। ये उत्तर प्रदेश प्रगतिशील उत्तर प्रदेश हो चुका है। अब ये बाबू खुद योगी आदित्यनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश प्रगति की राह पर चल रहा है और आगे भी उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें एक बार आशीर्वाद देकर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन चुका है और इसमें जितना भी बेहतर हो सकता है उत्तर प्रदेश की जनता स्वयं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का सहयोग करके उनको मुख्यमंत्री बनाएगी। ठीक है, वो तो सर वक्त ही बताएगा, दावे और वायदे तो सब करते ही हैं। राजेंद्र यादव जी, डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन आगे चल रहा, एक इंजन पीछे चल रहा, बस अंतर इतना है। चलिए राजेंद्र यादव जी, अब सवाल इस बात को लेकर आगे कि आप लोगों की क्या रणनीति है? अगर प्रधानमंत्री आप लोगों को अभी नहीं बुलाते हैं तो क्या ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा? कब तक ये आंदोलन आप करते रहेंगे? देखिए, आंदोलन तो फिर लगातार चलता रहेगा और बात आती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं बुलाते, हमने अपना काम कर दिया है, उन्होंने अपना काम किया है तो हमने उनका स्वागत किया है, हमने 2 कदम और आगे बढ़ाया है
और हमने अपना लेटर लिख दिया कि हमसे इन बिंदुओं पर भी बात कर लीजिएगा। बाकी प्रधानमंत्री जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वही सर्वेसर्वा है, उनकी मर्जी है कि वो किससे बात करना चाहें, किससे बात न करना चाहें। अब तो भारतीय जनता पार्टी वाले भी कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, किसान ये हमारे किसान भाई हैं, तो कम से कम हम सम्मानित हो गए हैं कि हाँ भाई किसान ही बैठे हैं, हम कोई और लोग नहीं बैठे हैं, किसी दूसरे देश से आए हुए प्राणी नहीं है, हम लोग भारत देश के नागरिक हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, भारतीय जनता पार्टी वाले भी लगा दिए कि हाँ भाई ये वही लोग हैं। तो हमें तो खुशी की बात है, कोई बात नहीं, 10 साल तक बैठाए रखो, उसमें कौन सी बात है। हमें कौन सा हमारे तंबू हमारे लगे हुए हैं, इसके अलावा हमारा कोई खर्चा है नहीं। बारी बारी से जाते हैं, खेती बाड़ी का काम कर लेते भैया। इस बार रामलाल चला जाता है, सबके काम चल रहे हैं, अपना बारी बारी से बैठे रहते हैं। जब आप ये कहते हो कि भैया ये तो मुट्ठी भर किसान रह गए, तो अपनी ताकत दिखाने के लिए एक बार हुंकार भर देते हैं, दिल्ली की तरफ चलने लगते हैं। तब आप ये कहते हो कि भैया कहते हैं इतनी भीड़ क्यों लेकर आ रहे, तो भैया पहले अपने आप का मन स्थिर कर लो कि भीड़ से काम करोगे, 2-4 आदमियों से बात करोगे, क्योंकि वार्ता करने के लिए हम पहले दिन भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। जब प्रधानमंत्री जी की तरफ से आएगा कि बुलावा आएगा कि आओ भैया इन बातों मुद्दों पर बात कर लेकर, कोई मुद्दे तो इतने खराब मुद्दे नहीं है, वही मुद्दे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री रहते हुए क्या कहते हैं प्रधानमंत्री से मांगते थे, आज हम प्रधानमंत्री से मांग रहे भैया प्रधानमंत्री बन के दे दो। ठीक है पांडे जी, किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अब देखिए अडिग है। आपने भले ही तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी हो, लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक हमारी जो बाकी मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती, ये लोग आंदोलन नहीं खत्म करेंगे। क्या वजह है कि इतने अडिग है किसान? क्या वजह इसके पीछे आप मानते हैं? किनका सपोर्ट है? कौन साथ दे रहा है इन लोगों का, जो इतने आगे बढ़कर ये लगातार अपनी मांगों को उठा रहे हैं? नेहा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसानों की जो मांगे थी, लगभग इनका सबसे पहली मांग थी कि हमारी बात ठीक होगी जब ये तीनों कृषि कानून वापस होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा हृदय दिखाते हुए और इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। दूसरी रही बात एमएसपी की, तो एमएसपी के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम एक कमेटी बनाएंगे या अधिकारी लोगों को बुलाएंगे, उसमें किसी वैज्ञानिक होंगे, किसी अर्थशास्त्री होंगे, किसान नेता होंगे और केंद्र के लोग, केंद्र सरकार के लोग होंगे। और एक तरफ तीसरी बात रखा हुआ है, फंदा जो है गले में रख के आप दूध पियेंगे या पहले फंदा को निकालेंगे? अरे भैया हमारे गले में जो आपने फंदा डाला था वो आपने निकाला है, अभी दूध पीने की बात तो अब है, फायदे की बात तो अब आई है। नहीं, एमएसपी की बात अगर है, एमएसपी की बात अगर है राजेंद्र यादव जी, तो अभी तक की जो सरकारें उनसे क्यों नहीं आप लोगों ने मांग की? अब मैं आपसे बात करता हूँ कि भैया आपने क्यों नहीं मांगी। मैं बिल्कुल आपका वाजिब सवाल है, उसका जवाब देना भी जिम्मेदारी बनती है। कि भैया आप ये चीज दे दो, किसान का भला हो जाएगा। तो हम तो इनको बता रहे हैं कि भैया ये चीज दो, और ये चीज आप मानते भी हो, दूसरे प्रधानमंत्रियों से आप मांग रहे थे। जो आप भले की बात कर रहे हो, किसान क्या है दुगनी कर रहे हो, ये तो अटकाने वाली बात थी, क्योंकि 2022 में इनके पास तो ऐसा फॉर्मूला था नहीं, इसलिए इन्होंने ये कानून ला दिए। पता है कि साल डेढ़ कानून के विरोध में लग जाएगा। आप कह दोगे भैया हम तो एक फॉर्मूला लेके आए थे बहुत बढ़िया, इससे किसान क्या है दुगनी हो जाती, लेकिन फॉर्मूला माना नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी पर कानूनी गारंटी और समेत तमाम मांगों को लेकर किसान लगातार अपनी मांगों को उठा रहे हैं। साफ तौर पे कहना है कि अगर ये मांग पूरी नहीं होगी तो आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन कब तक जारी रहता है और क्या प्रधानमंत्री इनको सुनने के लिए, इनसे बातचीत करने के लिए इन्हें बुलाते हैं, ये भी वाकई देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार।